नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये तो आप जानते ही हैं कि संसद ने वक्फ संशोधन बिल पर मोहर लगा दी है। अब राष्ट्रपति भवन वो पहुंच चुका है। अब राष्ट्रपति जी को अपनी मोहर लगानी है, इसके बाद उसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ही अगर कोई मुख्यमंत्री इस समय एक्शन में दिखाई दे रहा है तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। एक तो जिलों में जो भी रेवेन्यू अधिकारी हैं यानी जिला अधिकारी हैं, उनको कहा है कि जहां-जहां वक्फ की जमीनें हैं और उनमें जो बिना दस्तावेजों वाली जमीनें हैं यानी कब्जाई हुई जमीनें हैं, वो सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, उन सब का हिसाब किताब तैयार रखिए। यानी वो एक्शन में है, वो सारी जमीनें वापस सरकार में समाहित करने की तैयारी में हैं। दूसरे उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी जमीनें वापस ली जाएंगी, इनके कब्जों से छुड़ाई जाएंगी, उन पर जो पसमानदा मुसलमान हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, उनके लिए तमाम तरह के कार्य किए जाएंगे। और आप जानते हैं कि कल रामनवमी है। रामनवमी बल्कि शुरू हो गई है आज रात के 8 बजे के आसपास से, और कल शाम को 7:30 बजे तक है। और देश भर में तैयारियां चल रही हैं रामनवमी मनाने की, शोभा यात्राएं निकालने की। लेकिन तैयारी कुछ दूसरे तबके की तरफ से भी है, और ये हमेशा हमें देखने को मिलता है, हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ये लोग वो गुस्ताखी नहीं कर पाएंगे जो बंगाल में करते हैं, या जो हमें झारखंड में देखने को मिलती हैं, या राजस्थान में देखने को मिलती थी, कुछ दूसरे प्रदेशों में, दिल्ली में भी देखने को मिलती थी। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम आश्वस्त हैं हम लोग के योगी बाबा के रहते हुए वहां किसी तरह की कोई गुस्ताखी कर नहीं पाएगा। कुछ और मुद्दे भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। सीधे जुड़ लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब के साथ, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ से जुड़ रहे हैं, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तैयारियों के संदर्भ में, और अभी अगर योगी बाबा एक्शन में हैं तो थोड़ा सा दर्शकों को उसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती थी तो बहन मायावती जी एक नारा बहुत बोलती थी कि रूल ऑफ लॉ। तो यूपी में पहली बार योगी जी के राज में लोगों ने जाना है कि रूल ऑफ लॉ का अर्थ क्या होता है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी अगर नियम संगत न्याय संगत कार्य करेगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई जो है सांप्रदायिक, जातिवादी और विभाजन करने वाला, डिविसिव कर होना या हेट फैलाने वाला, इस तरह के उल जलूल आरोप सुनने के हम लोग आदी हो चुके हैं। कोई नई बात नहीं है। तो यूपी जो है इस वक्त के मामले में इसके ऊपर लंबे समय से काम चल रहा है। आपको याद होगा 2017 में योगी जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहला काम तो ये किया था कि सारे मदरसों को कहा, भैया आप पोर्टल में अपने को रजिस्टर कीजिए, ताकि सरकार को ये पता हो कि कितने मदरसे रजिस्टर्ड हैं, उनमें कितने छात्र हैं, कितने टीचर हैं, कितनों को कितनी ग्रांट मिलती है, कितने टीचरों को क्या वेतन मिलता है। उसके बाद मदरसों का सर्वे हुआ। उसके बाद उसका भी लोगों ने व्यापक विरोध किया, लेकिन वो विरोध ठंडा हो गया, उसका कोई असर नहीं हुआ। और मदरसा एजुकेशन, और यहाँ तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी उसको चुनौती दी गई थी, मदरसा एक्ट को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मदरसा एक्ट को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरीके से डिग्री देने का अधिकार नहीं है। और यूपी गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट के फैसले को बहाल रखना चाहती थी। यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि मदरसों को हमको रेगुलेट करना है, इसलिए ये एक्ट बना रहने दिया जाए।
तो अभी मदरसा एक्ट भी नया आना बाकी है। उसके बाद सितंबर 21 में ही यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के सर्वे का आदेश दिया था। उससे भी डाटा बहुत कुछ निकल के आया है। और उसके अलावा यूपी में पिछले वर्ष अगस्त में असेंबली में यूपी नजूल भूमि अमेंडमेंट बिल असेंबली में आया था। असेंबली से पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में जब वो बिल गया तो सरकार ने उसको हाउस की सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया। वो भी बिल इस साल में अगले सत्र में मोस्ट प्रोबेबली मॉनसून सेशन में आएगा। तो यूपी में जो असली जो इसका असर आपको मिलेगा देखने का वक्फ बिल का, वक्फ कानून का, नए वक्फ कानून का, वो मिलेगा उत्तर प्रदेश में। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ से पाकिस्तान गए। पाकिस्तान निर्माण का काम लखनऊ में हुआ, दारुल उलूम देवबंद में हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ। ये बातें सब जो है जग जाहिर है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग और यूपी में मामला केवल वक्फ का नहीं है। यूपी में 4 तरह की लैंड है जिनमें घालमेल है। पहला, जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी जो उन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ दी, जो इवैक्यूएट कर गए, उसका नाम दिया गया इवैक्यूई प्रॉपर्टी। आजादी के बाद एक अधिनियम बना एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। जो लोग पाकिस्तान चले गए थे या जो लोग या और अन गतिविधियों में लिप्त पाए गए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई, वो था एनिमी प्रॉपर्टी। तीसरा है आपका नजूल लैंड और चौथा है वक्फ लैंड। तो तमाम ऐसे घालमेल हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी को कहीं तो जो है जो जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी थी, जो आदमी पाकिस्तान चला गया था, उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया बचाने के लिए, या वक्फ प्रॉपर्टी को नजूल लैंड डिक्लेयर कर दिया गया और उसको उसके बाद में उसको फ्री होल्ड करा करके बिल्डरों को बेच दिया गया। और ये बात लालू यादव ने भी कही है पटना के बारे में कि डाक बंगला रोड पे जो है वक्फ की जमीन बेची जा रही है और वहां एक के बाद एक अपार्टमेंट खड़े हो रहे हैं। तो यूपी में जो वक्फ का सर्वे हुआ है, उसमें जो एक्चुअल प्रॉपर्टी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिनका अभिलेख में दर्ज है नाम, ऐसी प्रॉपर्टी 2533 तो सुन्नियों की है और 430 शिया की है, यानी 2963। लेकिन जो वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं, उनकी संख्या लगभग 1,33,000 है। उसमें 1,25,355 सुन्नियों की हैं और 7,785 शियों की हैं। और 12 जनवरी को जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ बिल के ऊपर जब लखनऊ आई थी, उसमें यूपी गवर्नमेंट ने जो ब्यौरा और जो सारे सर्वे का आंकड़ा प्रस्तुत किया था, उसमें कहा था कि इस ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज जो 1,30,000 हैं, इसमें 78% वक्फ प्रॉपर्टी सरकारी जमीन पर है। और इसमें ऐसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है जो गांव का तालाब है, पोखर है, खलिहान है, ग्राम समाज की जमीन है। तो इस ग्राम समाज की जमीन कभी वक्फ प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो समाज की जमीन है, वो पब्लिक लैंड है और उसका ओनर कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं हो सकता, वो पब्लिक लैंड है। तो यूपी में जो है सबसे ज्यादा इसके ऊपर आप देखिएगा, इसमें तमाम तरह के घपले आएंगे, तमाम तरह के घोटाले आएंगे। और 2012 से 17 के बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब आजम खान जो नगर विकास और माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर थे, उन्होंने लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और सीबीआई जांच उसमें शुरू भी हो गई थी, लेकिन वो लंबे समय से ठंडे बस्ते में है। और उसमें तमाम जो है शियों के बड़े नेता, बड़े बड़े मौलाना उसमें उनके नाम आने की संभावना है। तो यूपी में चाहे जितना शोर मचा लें, सरकार के पास कानूनी काम कील कांटे से इतना दुरुस्त है, इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग डाटा गवर्नमेंट के पास है कि अब आप देखिएगा बहुत से मामले ऐसे होंगे जिनमें कहीं इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जांच करेगा, कहीं पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच करेगा, कहीं कुछ मामले सीबीआई को जाएंगे, कुछ मामले एसआईटी को जाएंगे। तो यहाँ पे बड़े पैमाने पे इसकी जांच होगी और इसमें बहुत लोग इसके दायरे में आएंगे। तो अब जो है और चूंकि सरकार लीगली बहुत साउंड फुटिंग पे है, तो सरकार के खिलाफ उल जलूल आरोप लगाना, विक्टिम कार्ड प्ले करना कि हम तो मुसलमान हैं इसलिए हमारे ऊपर जो है ये सब जांचें की जा रही हैं या हमको टारगेट किया जा रहा है, ये कार्ड अब चलने वाला नहीं है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात
ये लगातार राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी हो, सब ये बार-बार कह रहे हैं कि सब मुसलमानों पे हमला, मुसलमानों को जो है किनारे लगाने की साजिश, मुसलमानों को मार्जिनलाइज़ करने का काम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मुसलमानों से इसका कोई लेना-देना नहीं है। केवल जो मुसलमानों का जो अशराफिया है, जो अपर कास्ट है, और शेख सैयद जो लैंड ग्रैबिंग में शामिल है। हाँ, ये केवल यही जो आपके मुट्ठी भर जो अपर कास्ट के मुसलमान हैं, अशराफिया, केवल इनको परेशानी है, सारा घोटाला इन्होंने कर रखा है। लखनऊ में कब्रें बेचने का काम यही सैयद लोग करते हैं, 5 लाख रुपए एक कब्र का लेते हैं, ये सारा काम इन लोगों ने किया है। तो ये स और आम मुसलमान जिनकी आबादी इज़ नॉट लेस देन 95% उनका कोई लेना-देना नहीं है। और एक जो सबसे बड़ा आंकड़ा आया है कि पूरे देश में जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें उनकी संख्या लगभग 8,70,000 है और उसमें 52% प्रॉपर्टी ऐसी है जिनका कोई मज़हबी इस्तेमाल नहीं होता। जैसे खेत खलियान है, भवन है, दुकान है और जो बाकी 48% प्रॉपर्टी है, उसमें 40% तो कब्रिस्तान है। तो यानी कुल असली जो प्रॉपर्टी वक़्फ की है, वो 30% है, 8,70,000 में। तो य और जो एक और इस नए वक्फ कानून में जो नया प्रोविज़न किया गया है, वक्फ इन यूज़ यानी कोई मस्जिद है, अगर उसके बगल में खाली ज़मीन है और वहाँ पे लोग अगर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, मोटरसाइकिल, कार पार्क करते हैं, तो उसको भी आपने वक्फ इन यूज़ मान लिया गया, ऐसा नहीं होगा। अब हर वक्फ प्रॉपर्टी के पीछे एक वक्फनामा होगा, एक डीड होगी, और जिसकी कानूनी वैधता होगी। तो ये जो इन्होंने 1,30,000 वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ने दिखा रखी हैं, इसमें 80% से ज़्यादा या बल्कि और अधिक संख्या के पास कोई वक्फनामा, कोई वक्फ डीड, किसी किस्म का डॉक्यूमेंट कुछ इनके पास है ही नहीं। और ये बिल्कुल। खुद कह चुके हैं और ये खुद ओवैसी कह चुके हैं कि 1,15,00,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी में ऐसी है यूपी में, लेकिन उसमें 1,15,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी के बारे के को लेकर के हमारे पास कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट, कोई अभिलेख नहीं है। इसका मतलब वो खुद ये मान चुके हैं कि उनके यहाँ कितना गड़बड़-झाला, कितना घोटाला है। तो इसलिए ये जो विक्टिम कार्ड का जो खेल हुआ है रोने-धोने का लोकसभा में और राज्यसभा में और अब कहा जा रहा है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। भाई जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाना तो अधिकार है, उसमें कौन रोक सकता है? हाँ, तो हाँ। आप जाइए और ये योगी जी हैं। योगी जी को आप किसी दबाव में किसी में ला करके आप उनको अपना निर्णय बदलने पे मजबूर नहीं कर सकते और जो लोग 8 साल में उनकी कार्यशैली को नहीं समझ पाए हैं, वो आने वाले 1 साल में समझ जाएँगे। तो समाजवादी उनका पार्टी जितना हल्ला मचाना हो उनका जो मचा दे। आज का उनका जो आज का भाषण है, उसके एक छोटे से अंश सुनवा देते हैं जी, जी, लोगों बिल्कुल, को। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। उन्होंने जो कहा है, वो महाराजगंज में थे आज। पिछली सरकारों के हुँ, हुँ, पास हुँ। अपने परिवार का पेट भरने की फुर्सत ही नहीं थी। जमीन लुटवाने की फुर्सत मिले तो विकास करें। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था।
इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। योगी जी तो पूरी तरह एक्शन में अब आ चुके हैं। आप इसमें मुख्यमंत्री के शब्दों पर ध्यान दीजिए। यदि य यदि सरकार के पास अगर स्ट्रॉन्ग लीगल बेस नहीं होता तो या जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उसका आधार ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री के पास, सरकार के पास अपना जो वो कह रहे हैं उसके लिए उनके पास एक बहुत ही मजबूत कानूनी आधार है। कहीं भी कोई काम सरकार मनमाने तरीके से ना उसने किया है, ना ऐसा करने का उसका इरादा है। और अगर आपसे कहीं भी ज़रा-सी चूक होगी तो विपक्ष की जो है बातें खिल जाएँगी कि देखो हमने कहा था कि सरकार मुस्लिम विरोधी है। और अभी तक सरकार ने जितना काम किया है, अभी तक एक मामले में ये नहीं कह सके हैं कि सरकार ने कहीं भी जो डिमोलिशन कराया हो वो वो नियम संगत नहीं था या नियमों के खिलाफ था या ये कह सकें कि साहब ये कार्रवाई इसलिए हुई कि हम इस जाति के थे या हम इस मज़हब के थे। तो ये इसपे बड़ा स्पष्ट हो गया है कि सरकार क्या करने जा रही है, अब कार्रवाई होगी। तो और केवल आप झूठे आरोप लगा करके सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं। भट्ट साहब, संसद में चर्चा का जब जवाब दे रहे थे तो अखिलेश यादव ने कोई टिप्पणी की योगी आदित्यनाथ के बारे में, और अमित शाह ने उचक करके कहा कि वो फिर रिपीट होने वाले हैं। तो जो लोग अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों को लेकर के, तनाव को लेकर के, मतभेदों को लेकर के अफवाहें उड़ाते रहते हैं, एक ही झटके में अमित शाह ने उस उन सारी अटकलों पर पानी फेर दिया। देखिए, योगी जी को मुख्यमंत्री बने 8 साल से ऊपर हो गया अब। 8 साल पूरे हो चुके हैं और 8 साल में साढ़े 7 साल तो समाजवादी पार्टी यही कहती थी कि ये रहेंगे नहीं, जा रहे हैं। तो और अभी तो इन्होंने मार्च में यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि योगी आदित्यनाथ आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हैं। तो उनकी तो जो उनकी ये जो कामना थी, जो उनके एस्पिरेशन थे, उसपे अमित शाह ने कुठाराघात कर दिया। और हालाँकि बाद में उन्होंने कहा, ये अखिलेश यादव ने, कि अमित शाह ने रिपीट नहीं कहा, डिलीट कहा है। तो अब ये उनको खुशफ़हमी हो गई है कि डिलीट कहा है। तो ये और उसके अलावा राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी के 12 से अधिक मुख्यमंत्री हैं। तो ये रोज़ नए विचार आना, रोज़ नए निर्णय होना और हर निर्णय पे सारे लोग 100% सहमत हो, ऐसा नहीं हो सकता। आज ही खबर छपी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने एक शिक्षा योजना शुरू की थी, उसका नाम रखा था सीएम राइजिंग स्कूल। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनका नाम बदल के संदीपन स्कूल कर दिया। अब बीजेपी में एक वर्ग कह रहा है कि ये शिवराज सिंह चौहान की जो विरासत है, उसको हटाने का, मिटाने का, इरेज़ करने का प्रयास है। तो अब इसको आप ये नहीं कह सकते कि शिवराज सिंह चौहान में, मोहन यादव में कोई बहुत बड़ा मतभेद हो गया है। कोई जो है अब 2 में 1 ही रहेगा। तो क्षेत्रीय पार्टियों में तो एक ही आदमी होता है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों में ये नेताओं में मुद्दों पर असहमति होना कोई असामान्य बात नहीं है। क्या अटल जी और आडवाणी जी में क्या कभी असहमति नहीं होती थी? क्या यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह में और अटल बिहारी वाजपेयी में क्या मतभेद नहीं होते थे? तो ये सब तो जो है जो वास्तविक लोकतंत्र है। और एक बात अखिलेश जी को लेकर और कही थी। अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी कितनी बड़ी पार्टी है, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई। तो अमित शाह ने कहा था कि हमारे तो 12-13 करोड़ मेंबर हैं, हमें उनमें से एक चुनना है। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ अखिलेश जी कि आप आने वाले 25 साल तक अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। तो दोनों में फ़र्क समझ लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी में जो अध्यक्ष बनेगा, उसकी कितनी लॉन्ग डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है, उससे वो चुना जाता है। ऐसा तो है नहीं जैसे समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष कौन होगा? वो परिवार का ही होगा। कांग्रेस में कौन होगा? वो गांधी परिवार का ही होगा।
तो क्षेत्रीय पार्टियों में और कांग्रेस में और बीजेपी में ये बुनियादी अंतर है कि अब जेपी नड्डा के पिताजी तो बीजेपी के अध्यक्ष थे नहीं, बिल्कुल। या मोदी जी के पिताजी जो भी पहले पीएम नहीं थे। कौन जानता है कि अगला पीएम कौन होगा बीजेपी से? कौन जानता है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? और जो अमित शाह ने अखिलेश यादव के ऊपर जो एक राजनीतिक जो व्यंग किया था, उसको वो समझ ही नहीं पाए। हँसने लगे ताली पीट के। वो तो हाँ, जो हाँ। है वो तो ठाके लगा रहे थे हाउस के अंदर। नहीं, नहीं, मुझे तो ताज्जुब है कि अमित शाह ने रिपीट कहा कि वो रिपीट होंगे और ये बाहर आकर के कह रहे हैं कि डिलीट होंगे। इनको ये भी नहीं पता हाँ, कि ये हाँ, विशेषाधिकार हनन का मामला बन सकता है और इनको लेने के हाँ, देने पड़ सकते हैं। क्योंकि हाँ, हाँ, पार्लियामेंट हाँ। में जो कहा गया है, उसके बारे में गलत बयानी करना संसद के बाहर, ये विशेषाधिकार हनन का मामला बन जाता है। यस, वीरेन यू जी, आर राइट। वीरेन जी, रामनवमी जी, है और जाहिर है सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। मैं देख रहा था संभल में फ्लैग मार्च और दूसरी जगहों पर कुल मिलाकर के 40 से ज़्यादा ऐसे संवेदनशील जगह, शहर, कस्बे पॉइंट आउट किए गए हैं जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बावजूद के अभी-अभी वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ है, किसी तरह की कोई गुस्ताखी उत्तर प्रदेश में कर पाएगा। देखिए कल फ्राइडे था और मेरठ में, मुजफ्फरनगर में और कुछ जिलों में लोगों ने काली पट्टी बांध के नमाज में शामिल हुए। उन सबको नोटिस, उनमें कई जिलों में उनको नोटिस जारी किया गया है, पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। तो यूपी में का जो इतिहास रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, तो सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सरकार दे डोंट वांट टू टेक एनीथिंग टू चांस। इसलिए आपको जानकारी होगी कि यूपी पुलिस ने सारे पुलिस कर्मियों, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सबको कहा गया है कि तुरंत ड्यूटी पर रिपोर्ट करें। तो छुट्टियां कैंसिल, इसका मतलब ये है कि सरकार पूरी तरह सजग है, सरकार तैयार है। और ऐसे मौकों पर जो लोग शरारती तत्व होते हैं, जिनका काम ही केवल ऐसा है कि एक एक ही काम है कि कोई ना कोई ऐसी खुराफात करो ताकि सरकार की बदनामी हो, सरकार के ऊपर आरोप लगे, सरकार को जवाब देना पड़े कि साहब हमसे चूक हो गई। तो सरकार कोई चीज जो है चांस पे नहीं छोड़ना चाहती, पूरी तैयारी है। और यूपी में योगी जी ने जिस तरीके से कानून का राज स्थापित किया है पिछले 8 साल में, मुझे नहीं लगता कि कोई हिम्मत कर पाएगा खुराफाती। हाँ, किसी छोटे-मोटे कस्बे में, किसी गाँव में कहीं जुलूस निकल रहा हो, उसपे कोई कुछ खुराफात कर दे, तो हम उसपे नहीं कह सकते, छोटा-मोटा हो सकता है। लेकिन यूपी में 75 जिलों में किसी भी गुट की ये हिम्मत नहीं है कि वो एलानिया तौर पे कोई गड़बड़ करने की सोच भी सके, करना तो बहुत दूर की बात है। और पुलिस कोई जो है अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। कल फ्राइडे था, लखनऊ में भी कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, घर से निकलने नहीं दिया गया। यूपी में जो लखनऊ में जो इलाके सेंसिटिव हैं, वहाँ पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ। तो लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे पुलिस आपकी की तैयारी पूरी है। ये बिहार और ये जो है बंगाल और झारखंड तो है नहीं कि जहाँ जुलूस निकलेगा आप उस पे पत्थर चला देंगे। तो यूपी की तैयारी यूपी पुलिस की, यूपी गवर्नमेंट की तैयारी पूरी है। एंड आई डोंट थिंक कि कुछ भी कहीं से कोई गड़बड़ हो सकता है। लेकिन आपको ये अजीबोगरीब नहीं लगता कि हर जुमे को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ती है? जब भी हिंदुओं के त्योहार आते हैं, दुर्गा पूजा हो, हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, तब तमाम तरह की फोर्स लगानी पड़ती है, संवेदनशील इलाके घोषित करने पड़ते हैं। ये तमाशा कब तक चलेगा साहब? ये तमाशा तब तक चलेगा जब तक विपक्ष मुसलमानों को भड़काने का काम करता रहेगा। जब नागरिकता कानून आया था 2019 में, तब भी मुसलमानों को भड़काया गया। शाहीन बाग में 2-3 महीने जो है ड्रामा चला, आजमगढ़ में चला, सहारनपुर में चला और इलाहाबाद में चला, लखनऊ में हुआ। आपको याद होगा दिसंबर 2019 को यूपी के 35 शहरों में फ्राइडे के दिन एक एक साथ जो है मुसलमानों ने प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया। वायलेंस भी हुआ, सहारनपुर में भी हुआ, देवबंद में भी हुआ, मुरादाबाद में भी हुआ, कानपुर में भी हुआ।
फिर 2020 में जो है नुपुर वो जो या 21 में नुपुर शर्मा जो बीजेपी की प्रवक्ता के बयान को लेकर के मुद्दा बना करके यूपी में कई जगह दंगा कराने का प्रयास हुआ, खासकर कानपुर में किया गया, इलाहाबाद और प्रयागराज में किया गया। तो ये जब तक जो है जो अपोजिशन जो पूरी तरीके से हताश और निराश है, वो केवल सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए, और माहौल को खराब करने के लिए रोज नित नई साजिश कर सकता है। अब बताइए कितना झूठ बोला जा रहा है वक्फ बिल को लेकर के कि मस्जिदें छिन जाएंगी, मज़ारें छिन जाएंगी, दरगाहें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। क्या ऐसा कुछ होगा? ऐसा कहीं कोई मदर से मदरसे यतीम बंद हो खाने। जाएंगे? तो जब आप जो है झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके समाज में जब अस्थिरता पैदा करते हैं, लोगों में सुरक्षा की भावना को भरते हैं, तो सरकार के पास विकल्प क्या रह जाता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए अपनी तैयारी पूरी हमेशा तैयार रहे। तो सरकार तैयार है। वरना संभल में जो है, अगर संभल में भी आपको फ्राइडे को पिछले फ्लैग मार्च करना पड़ा, जबकि संभल में जो है 24 नवंबर को पिछले साल काफ़ी वायलेंस हो चुका है और वो वायलेंस हिंदू-मुस्लिम वायलेंस नहीं था, वो पुलिस के ऊपर हमला किया गया था मुसलमानों द्वारा। तो वहाँ पर भी सरकार अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखना चाहती कि कहीं किसी को बाद में आरोप लगाने का मौका मिल जाए कि सरकार की विफलता है, सरकार का फेल्योर है, सरकार की तैयारी नहीं है। तो सरकार अपना काम कर रही है और और जब तक अपोजिशन का जो समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी जो रवैया है, जब तक ये नहीं बदलता, आप बताइए सरकार के पास विकल्प क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।